आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से जो भी लघुतरात्मक प्रश्न है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग के अंतर्गत कल हमने 10 प्रश्नों का अध्ययन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रश्न ऐसे भी बनता है, उदारवादियों की मुख्य 4 कार्य पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। तो जो उदारवादी विचारधारा एवं कार्य पद्धति को स्पष्ट कीजिए, या हम कह सकते हैं कि वे जो उदारवादी विचारक थे उनकी जो विचारधारा थी वो किस प्रकार की थी। तो उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को निम्न आधारों पर हम समझ सकते हैं। पहला है ब्रिटिश शासन में विश्वास। तो जो उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विश्वास रखते थे, यानी ब्रिटिश शासन में उनका गहरा विश्वास था। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानते थे, यानी वो ये मानते थे कि भाई भारतीय शासन के लिए जो ब्रिटिश शासन है वो एक वरदान की तरह काम कर रहा है, यानी ब्रिटिश शासन को वो बुरा नहीं मानते थे। इसके कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी राज्य के आने से पूर्व भारत में अशांति फैली हुई थी। कहने मतलब कि जो पड़ोसी राज्य थे वो दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करते थे, तो जिससे भारत में के जो उस समय जो देशी जो रियासत थी उनमें अशांति का माहौल रहा करता था। तो जो उदारवादी विचारक थे वो ब्रिटिश शासन में उनका अटूट विश्वास था और वो ब्रिटिश शासन को भारतवासियों के लिए एक वरदान मानते थे। कारण क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन से पहले अशांति फैली हुई थी, तो ब्रिटिश शासन आने के बाद में भारत में जो शांति कायम थी उसको जो उदारवादी जो विचारक थे वो ब्रिटिश शासन की देन मानते थे। दूसरा है अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानना। उदारवादियों ने ब्रिटिश राज को वरदान इसलिए माना कि ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका अटूट विश्वास था। तो जो उदारवादी विचारक थे वो अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी उनमें भी उनका अटूट विश्वास था। ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं शिक्षा पद्धति को वो भारत के लिए अत्यधिक उपयोगी मानते थे। तो पहली बात तो है कि ब्रिटिश शासन में उनका विश्वास था। दूसरा है कि अंग्रेजों को वो न्यायप्रिय मानते थे। तीसरा अपना पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास। तो जो उदारवादी विचारक थे गोखले और जो अन्य उदारवादी विचारक थे वो पाश्चात्य शिक्षा को एक वरदान मानते थे तथा पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार एवं आवश्यकता को स्वीकार करते थे। तो जो ये पश्चिमी देश हैं उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसको वो भारतीयों के लिए एक ही वरदान मानते थे। कौन? उदारवादी विचारक। और वो ये चाहते थे कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका अधिक से अधिक विस्तार हो। जितना अधिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में विस्तार होगा भारतीयों को उससे उतना अधिक फायदा होगा। तो ये उनका विश्वास था, पाश्चात्य शिक्षा में उदारवादियों का विश्वास था। अगला पॉइंट है संवैधानिक उपायों में विश्वास। तो उदारवादी संवैधानिक उपायों में आस्था रखते थे। संवैधानिक उपायों से उदारवादियों का अभिप्राय यह था कि अंग्रेज शासकों को अपने कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र, याचना पत्र तथा आवेदन पत्र दिए जाएं तथा भारत की जनता के कष्टों का उनको भली भांति ज्ञान कराया जाए। तो जो उदारवादी विचारक थे उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश शासन यदि सही तरह से काम यदि नहीं भी कर रहा है या उनमें कई खामियां हैं तो उनको संवैधानिक उपाय से ही उनको विश्वास में लाया जाए। यानी कहना कि अंग्रेजी शासन प्रणाली का विरोध नहीं किया जाए, उसके प्रति विद्रोह नहीं किया जाए, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही संवैधानिक साधनों में ही ये उदारवादी विचारक थे वो विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि भाई जो अंग्रेज शासक हैं उनको अपना यानी भारतीयों को कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र, याचना पत्र और आवेदन पत्र दिया जाए और अपने जो समस्याएं हैं वो अंग्रेजों को वो अपने इन साधनों के माध्यम से ही अवगत कराए। तो ये थे उदारवादी विचारक, जो उदारवादी जो विचारधारा के जो नेता थे उनका
उनकी जो कार्य पद्धति थी वो निम्न प्रकार से थी। तो 3 बिंदुओं के माध्यम से हमने ये स्पष्ट किया है। ब्रिटिश शासन में विश्वास था, अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानना, और तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास, और चौथा है संवैधानिक उपायों में विश्वास। तो ये इनकी क्या थी, ये इनकी कार्य प्रणाली थी। अगला प्रश्न है उदारवादियों की किन्हीं 2 मुख्य देनों का वर्णन कीजिए, यानी उदारवादियों की मुख्य देन क्या है, उनका योगदान क्या है। तो उदारवादियों का जो मुख्य योगदान है उसमें पहला बिंदु है अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों का खुलासा। तो जो उदारवादी विचारक हैं, पहली बात उदारवादी विचारक हैं कौन कौन, तो दादाभाई नौरोजी है, गोखले है, और अन्य उदारवादियों ने निरंतर जनता के सम्मुख अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उन्होंने खोल करके रखा। गोखले ने अपने बजट भाषणों में ब्रिटिश सरकार की जो शोषण नीति थी उसकी भी उन्होंने कटु आलोचना की। तो पहली देन तो उदारवादियों की ये है कि अंग्रेजों की जो भी दोषपूर्ण नीतियां थी, जिनको ऐसा लगा कि भाई अंग्रेजों की ये जो नीतियां ये भारतीयों के लिए सही नहीं है, तो उन दोषपूर्ण नीतियों का उदारवादी विचारकों ने खुल करके उनका विरोध किया, उनका खुलासा किया। दूसरा है राजनीतिक चेतना का प्रसार। उदारवादियों ने व्यापक स्तर पर राजनीतिक चेतना को जागृत किया, यानी कहना है कि जो भी ब्रिटिश शासन की जो कार्य प्रणाली थी उसको उदारवादियों ने भारतीयों को क्या किया, उससे अवगत कराया, उसके बारे में भारतीयों को बताया। उन्होंने शिक्षित वर्ग में यह भावना पैदा हुई कि उनका वास्तविक संबंध भारत नाम के राष्ट्र से ही है। भारत में लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार प्रसार में उदारवादियों का बहुमूल्य योगदान रहा। तो हम कह सकते हैं कि भाई उदारवादी विचारक थे, उनका भारतीयों के अंतर्गत है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना का मतलब है कि भाई जो राजनीतिक शासन प्रणाली थी उसके बारे में भारतीयों को उन्होंने अवगत कराया, भारतीयों को उसका ज्ञान करवाया। अगला प्रश्न है उग्रवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, या प्रमुख उग्रवादियों के नाम बताइए। तो उग्रवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है और प्रमुख उग्रवादियों के नाम भी बताइए। तो उग्रवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रारंभ उग्रवादी राजनीति के उदय के साथ हुआ। वस्तुतः उग्रवाद उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो जैसा कि हमने उदारवादियों के बारे में ऊपर हमने पढ़ा, तो उदारवादियों के ठीक विपरीत जो विचारधारा है उसको हम उग्रवाद के नाम से जानते हैं। तो अब देखो उग्रवाद का अर्थ क्या है। वस्तुतः उग्रवाद का अभिप्राय यह है कि जहां साधन केवल संवैधानिकता की परिभाषा में बंधे नहीं है। उग्रवाद सहयोग वर्ती में विश्वास नहीं करता है, अपितु असहयोग, अवज्ञा, मुक्त आलोचना, बहिष्कार है, इनसे संबंधित सभी साधनों में विश्वास करता है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो उदारवादी विचारक थे वो किस में विश्वास करते थे, वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, और उनका यह मानना था कि भाई जो ब्रिटिश जो नेता हैं, ब्रिटिश शासन है, उसको संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही भारतीयों को अपनी समस्याओं से अवगत करना चाहिए। कहने लगे जैसे उनको आवेदन पत्र देना चाहिए या प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने समस्याओं को अवगत करना चाहिए। तो वो क्या थे, वो एक संवैधानिक साधन थे। तो इसके भी जो उग्रवाद हैं वो यह कहते हैं कि भाई यदि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए हित में शासन यदि नहीं करता है तो उनसे असहयोग करना चाहिए, मुक्त उनकी आलोचना करनी चाहिए, यानी खुल करके उनका आलोचना करनी चाहिए, और जो उनकी जो कार्य हैं, जो नीति हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए, और इनसे संबंधित जो भी साधन हैं उन सभी में ये उग्रवाद विश्वास ही करता है। अब देखो प्रमुख उग्रवादी नेता कौन कौन से हैं, तो लोकमान्य तिलक है, लाला लाजपत राय है, अरविंद घोष है, ये सारे क्या हैं, ये प्रमुख उग्रवादी नेता हैं। विपिन चंद्र पाल और उनके समर्थक मुख्य थे। ये नेता उग्रवादी इसलिए थे कि उनका दृष्टिकोण उदार नहीं होकर के बल्कि क्या था, क्रांतिकारी था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने पर अधिक बल देते थे। उनका विश्वास था कि हाथ पांव जोड़ करके अंग्रेजों से प्रार्थना करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से हमें कभी आज़ादी है वो मिलने वाली नहीं है। तो अंग्रेजों से भीख मांगने के बजाय, उनसे याचना करने के बजाय उनका खुल करके विरोध करो, उनका बहिष्कार करो, तभी हमें अपनी जो आज़ादी है वो मिल सकती है। ये मानना था किसका, उग्रवादियों का। अगला प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी, या भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य को 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 1935 के अधिनियम की 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी।
तो 1935 का जो अधिनियम था वो काफ़ी लंबा व जटिल था। इस संविधान के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है व्यापक अधिनियम 1919। तो 1919 के अधिनियम की तुलना में यह क्या था? अत्यधिक व्यापक था। यानी जहां 1919 के अधिनियम को यदि हम उससे तुलना करें तो यह उससे भी लंबा था, बड़ा था उससे। इसमें कुल 451 धाराएं और 15 सूचियां थी। विभिन्न व्यवस्थाओं का इसमें विस्तृत उल्लेख किया गया, यद्यपि बहुत सी समस्याओं को इसमें छुआ तक भी नहीं गया था। तो पहली बात तो इसमें पहली विशेषता तो इसकी क्या है कि यह 1919 के अधिनियम की बजाय यह क्या था? अत्यधिक व्यापक था। यानी इसमें कुल 451 धाराएं और 15 इसमें सूचियां थी। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्ता। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता का श्रीगणेश था। यानी इसमें क्या किया गया? इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को अपना विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध करने की पूर्ण स्वायत्ता दी गई। तो प्रांत थे, राज्य थे, उनको विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था करने की पूरी स्वायत्ता ने पूरी छूट दी गई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। 1919 के प्रांतों में दोहरे शासन को पूर्ण रूप से इसमें समाप्त कर दिया गया। अब आरक्षित और स्थानांतरित जो विषय थे, जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम के अंदर पढ़ा था कि भाई 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरा था स्थानांतरित विषय। तो इस प्रकार का जो भेद था ना उसको भी क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय क्षेत्र में जो विषय रखे गए उनमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई। केंद्रीय नियंत्रण है वो नाम मात्र का रखा गया। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो प्रांत थे उनको पूरी छूट दी गई, उनको पूरी स्वायत्ता दी गई। जो केंद्र का जो नियंत्रण था वो केवल क्या था? नाम मात्र का था। प्रांतीय शासन की व्यवस्था अब भारतीय मंत्रियों के हाथों में आ गई थी। इसी से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो ये थी दूसरी प्रमुख विशेषता, यानी प्रांतीय स्वायत्ता। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें जो प्रांत थे उनको पूरी तरह से स्वायत्ता दी गई। केंद्र का जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से इसमें समाप्त किया गया। जो दोहरा शासन था उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया। जो आरक्षित और जो स्थानांतरित विषय थे उनका जो भेद था वो इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अगली विशेषता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 1935 के इस अधिनियम में केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना के गठन का प्रावधान किया गया। यह संघ, तो कहने का मतलब क्या है? 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई। यह जो संघ था यह 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के बना था। भारतीय संघ में प्रांतों का शामिल होगा, परंतु जो देशी रियासत थी वो संघ में शामिल होने के लिए ऐच्छिक थी। तो यानी जो एक अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की गई थी जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, इसमें यानी इनको मिला करके क्या बना गया था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय जो देशी रियासत थी उनको इसमें मिलना उनकी इच्छा का मतलब क्या है कि उनकी इच्छा पर निर्भर था। यदि वो चाहे तो मिल सकती है, वो चाहे तो नहीं मिल सकती थी। अगला है केंद्र में दोहरा शासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो द्वैध शासन उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसको कहाँ लागू कर दिया गया? इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। अर्थात संघ सूची के विषयों को दो भागों में आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय में बांट दिया गया। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वारा शासन लागू किया गया था और उसमें दो विषयों में शासन को बांट दिया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित विषय। तो जो 1935 का जो अधिनियम आया इसमें प्रांतों में तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन लागू कर दिया गया। यानी केंद्र में अब ये दो विषय थे ना, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, ये केंद्र में लागू कर दिया गया। आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल के सुपुर्द किया गया, जबकि स्थानांतरित विषय थे वो गवर्नर जनरल को एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें 10 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते थे। गवर्नर जनरल को दोनों विषयों के प्रबंध का क्या था? पूरी तरह से पूर्ण अधिकार था। यानी कहने मतलब कि इसमें जो गवर्नर जनरल था ना उसको क्या किया गया? उसको अधिक शक्तियां दी गई, उनको अधिक अधिकार दे गई। तो ये था 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। ये जो टॉपिक है ना विद्यार्थियों, ये आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है।
अगला प्रश्न है 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो एक तो देखो क्या है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, यानी 1919 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन है उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक रक्षित विषय और दूसरा स्थानांतरित विषय। ये स्थानांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जबकि व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे। कौन? ये लोकप्रिय मंत्री, और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन की इस विभाजन व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? द्वैत शासन का नाम दिया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जो विषय थे शासन यानी प्रांतीय शासन था ना, उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक रक्षित विषय और दूसरा स्थानांतरित विषय। फिर है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन। अधिनियम के द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भागों के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था भी की गई थी। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, इसकी व्याख्या कीजिए, यानी इसको स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता है, और संविधान में विधि निर्माण की जो साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। तो देखो, लचीला का अर्थ यह है कि भाई वे प्रावधान जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में बड़ी आसानी से परिवर्तन हो जाए, यानी संविधान में संशोधन होना तो वो बहुत ही आसानी से हो जाए, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़े। तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं लचीला संविधान। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण में भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी संविधान में संशोधन या कानून बन सकता है। उसको क्या कहते हैं? कठोर संविधान। तो लचीला का मतलब जिसमें आसानी से परिवर्तन हो जाए, कठोर का मतलब जिसमें जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो विशेष बहुमत की जो प्रणाली है ना, उसको क्या कहा गया है? कठोर कानून कहा गया है। भारतीय संविधान के अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अब देखो, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ में 2/3 बहुमत ये तो होना ही होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का जो समर्थन है ना, वो भी आवश्यक होता है। इसे का क्या कहा जाता है? कठोर संविधान कहा जाता है। लेकिन बदली परिस्थितियों के कारण बहुत जल्दी ही परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कुछ विषयों में आसानी से या साधारण बहुमत से भी संसद है वो संशोधन कर सकती है, इसलिए इसे लचीला संविधान कहा जाता है। अतः भारतीय संविधान अमेरिका की तरह कठोर संविधान नहीं है और नहीं ब्रिटेन की तरह लचीला संविधान। यानी तो भारतीय संविधान क्या है? लचीला और कठोर, ये दोनों का मिश्रण है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन है वो 2 तरीके से होते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से यानी लचीलेपन से, और कुछ में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कठोरता से उसमें संविधान में संशोधन हो सकते हैं, अन्यथा उसमें संशोधन हो नहीं सकते। तो विद्यार्थियों, ये थे आज की क्लास में 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है। यदि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।